साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज आपसे विश्व स्तरीय राजनीति के संबंध में देश के विभिन्न देशों से आदान प्रदान के संबंध में चर्चा करें। भारत तेल का बहुत बड़ा उपभोक्ता देश है। मतलब भारत जो है तेल का बहुत बड़ा उपभोक्ता देश है। तेल का खपत यहाँ बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ ये है कि यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है तेल आयातक। मतलब तेल का आयात जो करता है ये विश्व का सबसे बड़ा देश है, क्योंकि तेल यहाँ नहीं होता, बहुत सीमित मात्रा में होता है। तो तेल का अधिकांश हिस्सा आयात करना पड़ता है। यूक्रेन संकट के बाद रूस पर पश्चिमी देशों का बैन लगा, पश्चिमी देशों द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया, व्यापारिक प्रतिबंध लगाया गया, तो तेल के दाम गिर गए रशिया में। और भारत को एक मौका महसूस हुआ कि अगर रशिया से तेल का आयात करते हैं हम, तो कम पैसे में हमको ज़्यादा तेल मिलेगा। इसी सोच के तहत भारत जो है रशिया से तेल का काफ़ी हिस्सा आयात कर रहा है और करता रहा है पीछे। साथ ही भारत ने विदेशों से अपने संबंध भी ठीक ठाक रखा और आंतरिक व्यवस्था पर भी अपना पकड़ जो है ठीक ठाक रखी, क्योंकि तेल बहुत बड़ा फैक्टर है भारत में जो बाहर से आयात करना पड़ता है, तो खर्चे बढ़ जाते हैं और इससे देश की आर्थिक स्थिति पर भी भारी असर पड़ा। भारत हमेशा से एक गुटनिरपेक्ष देश रहा। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय से ही भारत एक गुटनिरपेक्ष देश का समर्थक देश रहा है, या यूँ कहिए कि गुटनिरपेक्षता की बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही उठाई थी और उन्होंने कहा न मैं रसिया के गुट में रहूँगा और न ही मैं अमेरिकन गुट में रहूँगा। ये दो गुट मशहूर थे, मशहूर आज भी हैं। मशहूर से मतलब है मेरा कि रसिया कम्युनिज्म का सपोर्टर है, कम्युनिस्ट देश है, और अमेरिका डेमोक्रेटिक देश है, तो वो प्रजातंत्र का समर्थक। अमेरिका चाहता है दुनिया के सारे देशों में प्रजातंत्र हो जाए, रसिया चाहता है कि दुनिया के सारे देशों में कम्युनिस्टिक व्यवस्था हो जाए या कम्युनिस्ट शासन हो जाए। इस तरह से दोनों देशों ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों देशों का एक अलग अलग अपना स्टैंड बना, जो कम्युनिज्म और डेमोक्रेटिक सेटअप के आधार पर बना। नेहरू के सामने समस्या थी कि मैं अमेरिकन्स के साथ जाऊं, डेमोक्रेट्स के साथ जाऊं या कम्युनिज्म के साथ जाऊं, लेकिन देश के अंदर बहुत गरीबी थी, बहुत अभाव था। कोई वस्तु यहाँ बनती नहीं थी, न सीमेंट बनता था, न लोहा बनता था, न कोई इंजीनियरिंग की फैक्ट्री थी, न इंजीनियर्स थे। एक सुई से लेकर के और हेवी मशीनरी तक सब कुछ आयात करना पड़ता था, उसमें भारी पैसा लगता था। और किसी एक देश की तरफ ये जाते तो बात बनती नहीं। बात यूँ नहीं बनती कि हमें संबंध रशिया से भी रखना है और हमें संबंध अमेरिका से भी रखना है, तो तभी देश में आयात और निर्यात का संतुलन भी बनता और एक सपोर्ट लेवल भी बनता। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्ष देशों का एक संस्था बनाई, जो किसी गुट में नहीं है बल्कि गुटनिरपेक्ष हैं और वो अपनी व्यवस्था अपने हिसाब से संभालेंगे। उसमें भारत अग्रणी था। मुझे याद है जब हम लोग पढ़ते थे उस समय एक कैलेंडर बहुत वायरल था। उस कैलेंडर में तीन व्यक्तित्वों का एक फोटो हुआ करता था, जिसमें एक नेहरू थे, एक नासिर हुसैन थे
और एक जो है अमेरिका के राष्ट्रपति कनेडी थे। तीनों की पर्सनालिटी बहुत डिसेंट थी, बहुत अच्छी थी। तो नासिर हुसैन भी गुटनिरपेक्ष देशों के हिमायती थे। अमेरिका में कनेडी जो डेमोक्रेट्स थे, अमेरिका में दो पार्टियां हैं मेन, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स। रिपब्लिकन जो है वो राजतंत्र से की तरफ उनका झुकाव रहता है, डेमोक्रेट्स तो डेमोक्रेट्स हैं। तो डेमोक्रेटिक थे कनेडी की, बाद में उनकी हत्या हो गई। तो इस तरह से उन तीनों के कैलेंडर थे, बड़ा खूबसूरत कैलेंडर था, सब लोग अपने अपने घरों में लगाते थे। और एक तीनों की पर्सनालिटी जो है बहुत फ्लैश करती। तो इस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व का सेटअप जो है दो हिस्सों में बट गया, एक कम्युनिस्ट और एक डेमोक्रेसी। हालांकि भारत डेमोक्रेटिक है, लेकिन इसका डेमोक्रेटिक सेटअप जो है वो अमेरिका की तरह से नहीं है, बल्कि कुछ अलग है। संविधान के रचयिता बाबा साहब ने काफ़ी संविधानों का अध्ययन किया, विद्वान तो थे ही, कई भाषाओं के जानकार भी थे। तो उन्होंने एक जो अलग तरीके के डेमोक्रेटिक जो है सेटअप बनाया। वो डेमोक्रेटिक सेटअप जो है वो भारत के ही पुरानी शासन तंत्र से लिया गया। वो शासन तंत्र था मौर्यों का शासन तंत्र। वो डेमोक्रेटिक थे बिल्कुल। डेमोक्रेटिक से मतलब कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, उसमें समता, समानता और बंधुत्व की बात की गई। बुद्ध की विचारधारा से प्रेरित हुए और समता और समानता और बंधुत्व को अपनाया। कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, सब बराबर है। काम भले सबका अलग अलग हो, वो अलग बात है, वो दिगर बात है, वो तो काम की व्यवस्था है, लेकिन मानवता के आधार पर सभी बराबर है। तो उसमें ना कोई ब्राह्मण होता था, ना ही कोई दलित होता था। मौर्य जरूर लिखते थे, लेकिन मौर्यों का कोई वो शासन नहीं था, वो डेमोक्रेटिक सेटअप था, सब बराबर थे। कोई ये ढोंग पाखंड आडंबर नहीं होता था, किसी तरह की कोई व्यवस्था दूषित नहीं थी, सबकी सहमति से वो व्यवस्था बनती थी। कभी आपको बताएंगे कि बुद्ध ने यशोधरा को और राहुल को सोते हुए छोड़ के नहीं गए, बल्कि डेमोक्रेटिक सेटअप की वजह से राज्य से निकाल दिया गया। और ये जो कहानियां गढ़ी जाती हैं वो ऐसा नहीं था। वो कभी बताएंगे आपको कि कैसे कैसे जो है बुद्ध या सिद्धार्थ कह लीजिए, सिद्धार्थ का निष्कासन हुआ राज्य से। तो इस तरह से एक डेमोक्रेटिक सेटअप का उन्होंने अध्ययन किया बाबा साहब ने, और वही डेमोक्रेटिक सेटअप उनको अच्छा लगा जिसमें ऊंच नीच का भेदभाव न हो, क्योंकि बाबा साहब स्वयं और उनकी पूरी सामाजिक व्यवस्था दलित की हिसाब से देखी जाती थी, जिनको मनुष्य नहीं समझा जाता था, जिनके साथ तरह तरह के सामाजिक, आर्थिक, हर तरह का जो है वो बहिष्कार था और हर तरह की प्रताड़ना थी। उनको धन रखने का अधिकार नहीं है, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं है, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं, मतलब सारे उनके अधिकार जो है वो छीन लिए गए। ये मानवता या नीचपन की हद है। ऐसे ही पिछड़ों के साथ किया गया। पिछड़ों के पास कोई जमीन नहीं, पिछड़ों को कोई धार्मिक अधिकार नहीं, पिछड़ों के पास कुछ भी धन संपत्ति नहीं, वोट तब पड़ता नहीं था। तो इस तरह से उन्होंने ये सेटअप अख्तियार किया जो मौर्य साम्राज्य का सेटअप था, जो अशोक का सेटअप था। अशोक के राज्य में हिंसा नहीं होती थी, अशोक के राज्य में कोई जातिगत भेदभाव नहीं थी, जाति ही नहीं थी तो भेदभाव क्या होता। सर्वसम्मत से निर्णय लिए जाते थे, अहिंसा से होता था, क्योंकि बुद्ध जो है अहिंसा के सबसे बड़े समर्थक थे विश्व में। तो इस तरह से उस सेटअप को पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर ने लिया और उसी के आधार पर भारत का संविधान बना, जो अमेरिका के सेटअप से अलग। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
जर्मनी का पतन हो चुका था, जर्मनी का बंटवारा भी हो चुका था, जापान का भी एक तरह से पतन हो चुका था, वो अमेरिका के कस्टडी में आ गया था। तो तमाम परिवर्तन हुए। अब बात आती है कि नेहरू के सामने समस्या थी, हम कम्युनिज्म में भी नहीं जाएंगे, हम इस तरह के डेमोक्रेटिक सेटअप में भी नहीं जाएंगे, जो हमारा संविधान कहता है हम उसका पालन करेंगे। और नेहरू ने, ये मैं कहूँगा कि नेहरू जी ने उस सेटअप को बरकरार रखा, मेंटेन रखा, अनुरक्षित किया और उसका दुनिया में प्रचार प्रसार हुआ। अब आपको एक बात और भी बता दें कि जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान किसके कारण से बना? वो नेहरू और गांधी के कारण से नहीं बना, वो बाबा साहब के कारण से नहीं बना, वो पटेल की वजह से नहीं बना। आप समझ लीजिए कि किसके द्वारा किया गया। और एक अराजकता की स्थिति देश के अंदर पैदा की गई, भ्रम की स्थिति पैदा की गई। जैसी अराजकता की स्थिति आज पैदा की जा रही है, भ्रम की स्थिति आज पैदा की जा रही है, और तरह तरह के झूठ, प्रपंच और दुनिया भर की गलतफहमियां समाज के अंदर फैली हुई है, उस तरह उस समय फैलाया गया। अंततः पाकिस्तान जो है वो बन गया, पाकिस्तान बन गया, बहुत ही अच्छा हुआ। अन्यथा देश आज भी त्रस्त रहता। हिंदू मुस्लिम दंगे, राइट्स, ये वो तमाम चीजें जो है, तब तो किसी संस्था जो है, जो बहुत बड़ी विश्व की सांस्कृतिक और सामाजिक संस्था है, उसके तो और भी बल्ले बल्ले हो जाते। तो इस तरह से गुटनिरपेक्ष में सम्मिलित हुआ। और आज की तिथि में एक बात और आपको बताएं कि पाकिस्तान बनने के तुरंत बाद 24 घंटे के अंदर अमेरिका ने पाकिस्तान को मान्यता दे दी। अमेरिका पहला राष्ट्र है जिसने पाकिस्तान को मान्यता दी। ब्रिटेन ने तो बाद में दिया, अमेरिका ने पहले दिया। इसकी वजह से भी थोड़ी सी नेहरू जी की दूरी थी अमेरिका से। फिर धीरे धीरे जो है सेटअप बनता गया और बातें स्थिर होती गई। और आज की परिस्थिति में आज की सरकार भी चाहे मजबूरी में, चाहे स्वेच्छा से, चाहे परिस्थिति बस, रशिया से अपने संबंध को बनाए हुए, रशिया से संबंध खराब नहीं किया। रशिया से अगर संबंध खराब हो जाता तो अमेरिका द्वारा भारत का बहुत शोषण किया जाता, भारत को तरह तरह से सताया जाता। और चूंकि ट्रंप जो है वो रिपब्लिकन है, रिपब्लिकन की मेंटेलिटी प्रजातंत्र में कम और दुनिया को सताने में या इस तरह के काम करने में उन्हें ज्यादा महारत हासिल है। तो ये हम वर्तमान प्रशासन की बुद्धिमानी कहेंगे कि रशिया से उन्होंने सस्ते दर पर तेल आयात किया और रशिया से संबंध भी अपना मेंटेन रखा और रशिया के संपर्क में भी रहे, ये अच्छी बात है। अन्यथा आज जो 50% का टैरिफ है वो भारत को गुलाम बना देता। चाइना भी विस्तारवादी नीति का देश है, चाइना को अपने विस्तार करने में कोई हिचक नहीं है। भारत विस्तारवादी देश नहीं है, तो चाइना भी विस्तारवादी देश है और उसे अपने विस्तार के लिए कुछ भी करना पड़ता तो करता। रशिया इस मामले में काफी संवेदनशील है, स्थिर है, जो भारत के प्रति उसकी एक अपनत्व बना हुआ, उसको सरकार ने अगर रखा, क्योंकि जब यही सरकार विपक्ष में थी तो रशिया की बुराई करती थी, रशिया का विरोध करती थी। अब दूसरी बात यह है कि अगर तेल सस्ते में हमें मिल रहा है तो क्यों नहीं हम सस्ते में तेल लें। तो इस तरह देश की एक पॉलिसी जो है अभी काम कर रही है। दूसरी बात बता दें कि अमेरिका ने क्यों टैरिफ लगाया। टैरिफ इसलिए लगाया कि वो ये भी चाहता था
कि हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उस कम टैरिफ हो उस पर, और उसका निर्यात जो है वो भारत को कर सके। क्योंकि डेयरी और हाइब्रिड बीजों की बात है तो हाइब्रिड बीजों की अभी देश के अंदर जो है हाइब्रिड बीज अगर आने लगेंगे तो एक समस्या खड़ी ये हो जाएगी कि ये यहाँ का जलवायु उसके लिए माफिक है कि नहीं। और बीजों पर भी वो ट्रम्प जी जो है वो चाहते थे कि बीजों पर भी हमें जो है टैरिफ कम हो। इस पर ये कह कर के देश ने पल्ला झाड़ लिया कि किसानों से, मजदूरों से और छोटे लोगों से संबंधित क्षेत्र है, इसलिए और स्वीकार ही नहीं करेंगे एक तरह से। वरना जो ये गुजरात के आनंद से बना हुआ अमूल के मक्खन और तमाम चीजें जो मार्केट में चल रही है वो ठप होने लगती, क्योंकि अमेरिकन के ऊपर अगर टैरिफ नहीं लगता तो वहाँ के डेयरी प्रोडक्ट जो है यहाँ ठीक ठाक बिकते और अपना डेयरी प्रोडक्ट नहीं बिकता। इसी तरह फिशरीज में है, इसी तरह अन्य क्षेत्रों में है जो कृषि या कृषि से संबंधित है। तो भारत की यहाँ पर एक नीति जो है वो एक तरह से सफल नीति माना जा रहा है, और सफल भी है, वो असफल उसको नहीं कहेंगे। दूसरा मामला था फाइटर जेट खरीदने का। फाइटर F-35 फाइटर जेट थे, उसके खरीदने के लिए भी अमेरिका ने दबाव डाला था, जिस पर मोदी जी ने टालम टोल नीति अपनाई और अभी तक तो वो मामला पेंडिंग ही है। तो इस तरह से भारत ने एक दूरदर्शिता दिखाई, और इस तरह से अमेरिका जो है ये खींच एक कुंठा के तहत जो है भारत पर 50% टैरिफ लगाया गया है, जिसकी वजह से खलबली तो मची है भारत के अंदर। क्यों? क्योंकि भारत और अमेरिका के व्यापार में भारत जो है सरप्लस व्यापार होता था। भारत को फायदा होता था, अमेरिका से व्यापार करने में काफी फायदा होता था, लाखों करोड़ रुपए का फायदा होता था अमेरिका से व्यापार करने में। अमेरिका से आयात कम होता था और निर्यात ज्यादा होता था। तो एक तो ये प्लस पॉइंट था, और इस प्लस पॉइंट को बरकरार रखना चाहिए था, लेकिन किन्हीं कारणोंवश नहीं हो पाया। दूसरी बात बता दें, चाइना से व्यापार करने में व्यापार घाटा बहुत ज्यादा है। नॉमिनल हम निर्यात करते हैं चाइना को, जबकि आयात बहुत ज्यादा होता है। कई हजारों करोड़ का घाटा है, व्यापार घाटा चाइना से व्यापार करने में। तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों में बहुत भारी अंतर है। अमेरिका से व्यापार हमारे लिए फायदेमंद था और चाइना से व्यापार हमारे लिए घाटे का सौदा है, और थोड़ा बहुत घाटे का सौदा नहीं है, बहुत ज्यादा घाटे का सौदा है। दूसरी चीज, रसिया से जो तेल आता है वो तेल जो है कुछ खास व्यापारी खरीद करके उसको महंगे दामों पर बेचते हैं, और भारत की जनता को उसका कोई फायदा नहीं होता। भारत की जनता के जो तेल मिलता है बाजार में वो आज भी महंगा ही तेल है। तो हमें रसिया से सस्ते दर पर तेल खरीदने का फायदा भारत में आम जनता को नहीं है, ये सरकार की खराब नीति के कारण है। और सरकार जो है कुछ व्यापारियों को वो तेल मुहैया कराती है जो उसे ऊंचे दामों पर बेच करके और दूसरे देशों को निर्यात करके मोटा मुनाफा कमाते हैं। ये सरकार की मेन नीति है, कुछ खास व्यापारियों को फायदा पहुंचाना, कुछ खास व्यापारियों के मोनोपोली को बरकरार रखना, कुछ खास व्यापारियों को शह देना, कुछ खास व्यापारियों को टैक्स में छूट देना। मतलब वो इतने खास हैं कि उन्हें हर तरह से मालामाल किया जा रहा है, हर तरह से उनको फायदा पहुंचाया जा रहा है, और जिसके लिए सरकार बदनामी भी झेलती है, और जिसके लिए जो है विपक्षी जो है दोष भी मढ़ते हैं। सरकार की समझ में तो पैसा आता है, जनता नहीं आती है। किसी भी सरकार के समझ में पैसा आता है, सत्ता और धन, दो ही चीजों सरकारों के लिए मुफीद भी है, उनकी चाहत भी है, इच्छा भी है, और जनता जाए चुलेबाड़ में, जनता से कोई मतलब नहीं है। भारत की जनता वैसे भी मूर्ख है, अशिक्षित है, बेरोजगार है,
और धर्मांध है। उसका भारत की जनता का तो धर्म के नाम पर भी, धर्मांधता के नाम पर भी शोषण होता है। भारतीय मतलब जो निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य की संस्थाएं हैं वो लूट रही हैं, क्योंकि पब्लिक अज्ञानी है, उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है या दूसरा कोई इसके पास जो है वो नहीं है। तो ये यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो निजी स्वास्थ्य केंद्र हैं या निजी जो स्वास्थ्य की संस्थाएं हैं वो जनता को एटीएम की तरह से प्रयोग करती है। मतलब एटीएम डाला और दूसरी तरफ से पैसा निकला। तो निजी क्षेत्र में जो स्वास्थ्य की बात है वो बहुत ही गड़बड़ है, बहुत ही विसंगतिपूर्ण है और उसके अंदर बहुत ही विडंबना है। और ये भी जनता को लूट रहे हैं स्वास्थ्य के नाम पर, दवा के नाम पर, इलाज के नाम पर। और सरकार में दवा की और इलाज की कोई व्यवस्था ही नहीं है सुचारू रूप से। वहाँ भी लूट खसोट है और वहाँ भी शीशा लेदर है और वहाँ भी जनता जो है कुंठित है। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, वीडियो सारगर्भित है और लोगों को भी बताइए, कमेंट बॉक्स में हमको भी बताइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।